फ्रेंड्स, मैं शिवनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है नई फॉर्म 141 को लेकर है। यहाँ पर अब जो है 26 क्यूबी फॉर्म जो कि आपको यहाँ पर फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है एज एन बायर। 1% का टीडीएस आपको डिपॉजिट करना होता है जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है। वो फॉर्म अब यहाँ पर बंद हो गया है। अब आपको यहाँ पर जो है नया फॉर्म भरना होगा 141। मैं पूरा प्रोसेस एंड तक बताने वाला हूँ इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in। ये जो वेबसाइट है इस पर भी काफी ज्यादा नए चेंजेस आए हैं। यहाँ पर नया पोर्टल अब आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर जो बायर हैं उनको यहाँ पर लॉगिन करना होगा अपने पैन नंबर से। तो यहाँ पर एक लॉगिन का बटन दिया है, एक रजिस्टर। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। लॉगिन का मतलब सिंपल है कि आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, एक पासवर्ड एंटर करना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्रिएट किया था। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ही पूरा प्रोसेस होने वाला है। इस फॉर्म में कुछ नए अमेंडमेंट भी आए हैं। अब यहाँ पर मल्टीपल सेलर्स के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, मल्टीपल बायर्स अगर हैं तो जो बायर हैं वो अपने रेशो के हिसाब से फॉर्म भरेंगे। वो मैं वीडियो में पूरा साथ साथ आपको बताऊंगा। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नया फॉर्म है, याद रखिएगा 141। अब इसके बाद यहाँ पर जो है आपको ई फाइल में जाना है, ई पे टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले वाला ऑप्शन ले लेना है इनकम टैक्स एक्ट 2025। इस पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे आपको जो है कोई भी गलती नहीं करनी है। गलती हो गई है तो फिर यहाँ पर जो है आपको इसका करेक्शन करना होगा ट्रेसिस की वेबसाइट पर जाकर। अब यहाँ पर जो है न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा फॉर्म 141, चालान कम स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 393 सबसेक्शन 1। तो इसमें अलग अलग टेबल्स हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म भरेंगे 141, जो कि यहाँ पर आपको टीडीएस के रिगार्डिंग फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अब यहाँ पर आप एज एन बायर आप डिडक्टर हैं, जो सेलर है वो उसको यहाँ पर डिडक्ट ही कंसिडर किया जाता है। अब जो सामने वाला पर्सन है वो एक कॉर्पोरेट है या नॉन कॉर्पोरेट है। तो ये कॉर्पोरेट के केस में क्या है कि वो कंपनी है या फिर अदर देन कंपनी है। तो अगर आप कॉर्पोरेट सेलेक्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म ओपन होगा, और अगर यहाँ पर जो है नॉन कॉर्पोरेट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्म यहाँ पर ओपन होगा। तो मैं यहाँ पर अभी एज्यूम कर रहा हूँ जो सेलर है वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, मतलब वो एक नॉन कॉर्पोरेट है। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने फॉर्म आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे जरूरी चीज होती है कि जो डिडक्टी है, ध्यान रहे वो यहाँ पर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये भी आपको सेलेक्ट करना होता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर इस फॉर्म में केवल रेजिडेंट को ही कवर किया गया है। जल्दी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा तो उसमें नॉन रेजिडेंट का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। वो 1 अक्टूबर के बाद से यहाँ पर एनेबल होगा। अभी हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं जो सेलर है वो एक रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म में आपकी डिटेल्स आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी, पैन नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अगर आपको उसको चेंज करना है तो प्रोफाइल में जाकर चेंज करना होगा। यहाँ पर उसका डायरेक्ट लिंक दे दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करते आप रिडायरेक्ट होंगे, वहां पर चेंज होगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरीफाई करा के वो आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको नीचे ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पर टैक्स लिखा आएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंथ ऑफ डिडक्शन तो हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं अभी अप्रैल में ही आपका जो है ये टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है। जिस भी मंथ में आपका डिडक्शन है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आपको नेचर सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ पर जो है अलग अलग नेचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। जो यहाँ पर प्रॉपर्टी के केस में टीडीएस है वो यहाँ पर शेड्यूल बी के अंडर में कवर होगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है, टीडीएस ऑन सेल या ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 31। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसको आपको नीचे ड्रैग डाउन करना है। सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि जो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है वो लैंड है या बिल्डिंग है। तो मैं भी यहाँ पर बिल्डिंग एज्यूम कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको जो प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अब यहाँ पर जो है आपको 3rd नंबर पे एंटर करना है डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 1 तारीख की डेट है, वैसे प्रीवियस की भी डेट हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीमेंट आपका पहले बना है, लेकिन जो यहाँ पर फर्दर जैसे कि आपकी रजिस्ट्री हो रही है, उसके अलावा पेमेंट्स आप कर रहे हैं, वो बाद की डेट में भी हो सकती है। तो एग्रीमेंट की डेट अलग लिखनी है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो आप लिखें, अदरवाइज ये वाला फील्ड इस बार मैंडेटरी नहीं किया गया है। काफी केस में ऐसा होता है कि भाई आपका एग्रीमेंट हो गया, आपको पता लग गया कि भाई प्रॉपर्टी पे टीडीएस काटना है, तो आप एडवांस में भी काट सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू लिखनी है टोटल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है, जहां पर भी आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर जो लोकल उसके सर्कल रेट है जिस पर आप स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट करेंगे, वो वैल्यू आपको लिखनी है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि दोनों केस में यहाँ पर जो है मतलब आप जो है कंसिडरेशन सेल जो कर रहे हैं वो भी इतने का ही कर रहे हैं,
और जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है वो भी यहाँ पर आप इतने ही में ही यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। वैसे अगर इसमें कोई भी अगर यहाँ पर जो है डिफरेंस रह जाता है तो फिर उसमें क्या है कि जो हायर साइड है उस पर ये पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो मैंने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एंटर नहीं किया, डेट ऑफ एग्रीमेंट एंटर किया है, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू और प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पर मैंने एंटर कर दी है। अब इसमें दो ऑप्शन होंगे, एक तो भाई ये है कि भाई आप जो है अभी इसको इंस्टॉलमेंट में बाय कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट वाला सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पुराने फॉर्म में काफी कंफ्यूजन था, उसमें इंस्टॉलमेंट के नंबर डालने का और कितना टीडीएस ऑलरेडी कट गया है वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता था, इसमें ऐसा कर दिया गया है। आपकी ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो ये सेलेक्ट करेंगे भाई, ये तो फर्स्ट वाली है। अगर सब्सिक्वेंट वाली है तो प्रीवियस वाली एक्नॉलेजमेंट नंबर, और एक्नॉलेजमेंट नंबर डालते ही पता लग जाएगा कि आपने ऑलरेडी कितनी वैल्यू पर ये टीडीएस डिडक्ट करा हुआ है। और अगर ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो लास्ट सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट वाले में तो ये चीज आएगी नहीं कि आप तो प्राइमरी सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लमसम में बाय कर रहे हैं प्रॉपर्टी, फिर आपको यहाँ पर लमसम सेलेक्ट करना है, ये वाला पोर्शन आपका जो है डिसेबल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो है डिटेल्स आ रही होगी 11 पॉइंट नंबर 11 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है केवल आपका ही डिटेल्स यहाँ पर आपको शो करेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस बायर के थ्रू आप लॉगिन करेंगे उसका रेशियो यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर देना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पैन नंबर और ये डिटेल्स आ रही होगी। तो जितना भी आपका रेशो है वो आप यहाँ पर रेशो एंटर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पर्सन का यहाँ पर 50% का रेशो है तो 50% डालेंगे। बाकी जो दूसरे वाला बायर है वो अपना हिस्सा अलग से एंटर करेगा, ठीक है। सेव पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आ रहा है कि जो टोटल परसेंटेज है वो 100 है। करंट यहाँ पर जो है इसका टोटल जो है वो यहाँ पर 50 है, ठीक है। तो 50% यहाँ पर आ गया है। तो डिटेल्स ऑफ बायर टोटल परसेंटेज मस्ट बी 100%, तो जो परसेंटेज है वो यहाँ पर 100% होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है आपको जो आपका शेयर है वो एंटर कर देना है। फिर उसके बाद इस बार यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर इसको आसान कर दिया गया है। अगर आपके यहाँ पर मल्टीपल सेलर्स है तो आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, एक पर्सन का पैन नंबर डालेंगे, उसका नेम डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे, उसका कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले प्रॉब्लम क्या होती थी, आपको हर सेलर के लिए और हर बायर के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता था उनके रेशो में। तो अब यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम रिजोल्व कर दी गई है। मैं भी इसमें एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई जो सेलर है वो एक ही पर्सन है। वैसे अगर मल्टीपल्स भी होंगे तो उनका रेशो यहाँ पर आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। पैन नंबर लिखना है, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पैन नंबर डालेंगे तो उनका नेम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑटो फैच हो जाएगा। बस आपको परसेंटेज डालना है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सेव पर क्लिक कर देना है। अब जितने भी यहाँ पर सेलर्स हैं आपके वो सब के सब एक ही फॉर्म में कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सेलर्स का ऑप्शन दिया गया है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक ऐड किया है तो 100% में मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है। बाकी आपका जैसे रेस हो सकता है वो 50-50% के यहाँ पर हिस्सेदार हूँ, या फिर हो सकता है 25-25% के। तो सारे के सारे जो भी सेलर्स है सबके लिए एक ही बार में टीडीएस डिडक्ट किया जा सकेगा। यहाँ पर ये वाली बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया गया है। अब उसके बाद हमें ट्रांजेक्शन डिटेल पर क्लिक करनी होगी। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने भी यहाँ पर 1% ऐड किया है तो अब यहाँ पर उसका प्रपोर्शनेट शेयर, यहाँ पर पहले काफी प्रॉब्लम आती थी। जैसे मैंने 60 लाख की वैल्यू ली है और मैंने यहाँ पर कहा कि बायर का जो हिस्सा है वो 50% है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ डाटा वैसे कॉन्फिडेंशियल है उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। तो मैंने जैसे यहाँ पर जो है एक सेलर ऐड किया, उसका 100% शेयर लिया। तो अगर मैं यहाँ पर दो यहाँ पर सेलर ऐड कर दूंगा और उसमें 50-50 कर दूंगा तो उसकी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ट्रांजेक्शन पे बस क्लिक करना है। अब देखिए इस पर्सन का, जैसे ये जो बायर है ये 50% ही हिस्सेदार है, यानी कि 50% बायर कोई और है, वो अपना हिस्सा अलग से पे करेगा। तो उसमें खुद ही उसकी वैल्यू आधी होकर आ गई है। तो यहाँ पर जो है रेशो के अकॉर्डिंग अब वैल्यू आ गई है इस केस में। अब यहाँ पर जो पेमेंट है वो भी हम यहाँ पर इसी के हिसाब से मेंशन करेंगे कि जो पेमेंट है वो उतनी अमाउंट की हो रही है जितने की हमारी यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी का प्रोपोर्शन खुद से आ गया है, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड। तो इस प्रेजेंट ट्रांजेक्शन में जो रेशो है वो यहाँ पर वैल्यू लिखनी होगी। तो कितनी वैल्यू लायबल टू बी डिडक्ट टीडीएस है, 30 लाख की है। अब बात करेंगे डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट की। तो इसमें आता है रूल की जिस भी महीने की आपकी ये लायबिलिटी आती है उसके यहाँ पर जो है नेक्स्ट मंथ में 30 डेज के अंदर आपको ये फिल करने की रिक्वायरमेंट आती है, वरना फिर लेट फीस लगेगी। तो मैं भी यहाँ पर जो है इसको 2 तारीख कंसिडर कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि क्या आपके केस में 395(1) यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि क्या इस पर्सन ने यहाँ पर लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लिया हुआ है। अगर यहाँ पर मैं यस कर देता हूं तो फिर उस सर्टिफिकेट का नंबर डलेगा। भाई जैसे यहाँ पर 1% का टीडीएस आ रहा है, हो सकता है उसने लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट ले रखा हो कि 1% से भी कम टीडीएस काटा जाए, तो उसके लिए है ये।
बाकी इस केस में ऐसा नहीं है तो मैं भी यहाँ पर नो कर रहा हूँ, फिर इसमें कोई डिटेल्स एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना होगा रेट। तो यहाँ पर जो है रेट कितना है, अभी 1% का यहाँ पर रेट एप्लीकेबल है, वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, टैक्स ऑटोमेटिकली आएगा। डेट ऑफ डिडक्शन भी मैंने सेम रख लिया है कि जिस दिन पेमेंट हुई है उसी दिन ही टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है हम ऐड पर क्लिक करेंगे। तो इसमें पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया है। 26Q में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, पहले पूरी वैल्यू वहां पर डालते थे, फिर टीडीएस अपने पार्ट का कटता था, वैल्यू यहाँ पर टोटल शो करती थी पैन कार्ड पर, बाद में नोटिस बहुत ज्यादा आते थे। तो अब यहाँ पर इसके केस में क्योंकि ये जो है 2 बायर है 1 सेलर है, दोनों का 50-50% शेयर है, तो 30 लाख इसकी वैल्यू है, ऊपर हमने प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू डाली है। अब इसके हिस्से का 30,000 का टीडीएस ये जो है रेट करके चालान का स्टेटमेंट फाइल करेगा। और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसमें आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना होगा, जो पॉइंट नंबर 11 है उसमें आपको जो है जितने भी बायर्स हैं उसी की डिटेल्स यहाँ पर देनी है। मतलब वो डिटेल्स तो अपनी यहाँ पर जो है जमा तो बाद में करेगा, लेकिन वो जितने भी है उसके पैन नंबर की डिटेल्स, उसका नेम और उसका जैसे 50% का हिस्सा है तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो डिटेल्स आपसे यहीं पर ली जा रही है, जो बायर है कि भाई कितने बायर्स है, डिटेल्स यहाँ पर ली जाएगी, लेकिन जो बायर है वो अपने पैन कार्ड के थ्रू टैक्स अपने वाले यहाँ पर पे करेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, ये जो हेड्स हैं ये सब ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अदर देन कंपनी का हेड है वो भी यहाँ पर है, आपसे स्टार्टिंग में ही कलेक्ट करवा लिया था ये, तो उसके हिसाब से यहाँ पर डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ रही है। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में ध्यान से समझिएगा, काफी सारी नेट बैंकिंग्स के यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं बैंक के, अदर्स पे क्लिक करके आप फर्दर और भी बैंक्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको नेट बैंकिंग से फाइल करना है, नेट बैंकिंग से आप फाइल कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, जैसे ये समझ कर बैंक सेलेक्ट कर लिया, इस बैंक के पेज पर डायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट होने के बाद वहां पर ये जो डिटेल्स आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स उसके थ्रू आप लॉगिन करके पे कर देंगे। पे करने के बाद आप इसी पेज पर डायरेक्ट होंगे और ई पे टैक्स में ही वहां पर चालान हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर नेट बैंकिंग से नहीं करना चाहते डेबिट कार्ड से, तो डेबिट कार्ड के भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड तो काफी लिमिटेड है, इसके अलावा कोई और डेबिट कार्ड आपके पास है तो फिर पेमेंट गेटवे यूज करना पड़ेगा। मतलब पेमेंट गेटवे में तो यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे यहाँ पर एप्लीकेबल है। बाकी बैंक में जाकर भी आप जमा कर सकते हैं, पे एट काउंटर पे 10,000 की लिमिट है, तो ये वाला ऑप्शन मत लीजिएगा। आरटीजीएस एनईएफटी ले लीजिएगा। इसमें क्या है कि वैल्यू अगर 2 लाख से कम है तो एनईएफटी लगेगी, उससे ऊपर है तो आरटीजीएस ऑटोमेटिकली वो कंसीडर की जाती है। इसमें कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पीडीएफ जनरेट हो जाएगी, उसके साथ आपको जो है चेक के साथ उसको जमा करने की रिक्वायरमेंट आएगी, या फिर आप पेमेंट गेटवे से भी कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे का ऑप्शन भी काफी आसान है, ये सारे पेमेंट गेटवेज हैं बैंकों के, मतलब ये ऑथराइज्ड हैं। जैसे आप इस गेटवे को यूज करेंगे, इसके बाद आपके सारे कार्ड्स और सारी नेट बैंकिंग्स, उसके अलावा यूपीआई सब कुछ यहाँ पर एनेबल हो जाएगा, लेकिन उसके माइनर चार्ज यहाँ पर हो सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इस पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट होंगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन जो भी है चार्ज एक बार चेक कर लेना है, वैल्यू एंटर करके और सबमिट कर देना है। मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, स्कैनर का भी ऑप्शन वहाँ पर दिया जाता है। ये कुछ ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पर अवेलेबल है, नेट बैंकिंग के केस में थोड़ा ज्यादा रहते हैं, बाकी यूपीआई के लिए कोई चार्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड के लिए चार्ज है, डेबिट कार्ड के भी चार्ज नहीं है। तो आप इसमें से जिसके भी लोअर है उसके थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट प्रोसीड करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करके पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको ई फाइल में आना है, ई पे टैक्स पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, वो चालान आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर जैसे भी मैंने यहाँ पर जनरेट किया तो सेव ड्राफ्ट में मिल रहा है। बाकी ये चालान जो है जैसे यहाँ पर जनरेट हो जाएगा तो जनरेट चालान में चला जाएगा, फिर जैसे पेमेंट कंप्लीट होगी तो पेमेंट हिस्ट्री में यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप 3 डॉट्स पर क्लिक करके ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर पाएंगे, चालान का स्टेटमेंट को और चालान को भी। देन उसके बाद यहाँ पर जो है फॉर्म, अब जो आप 16 भी प्रोवाइड करते थे वो भी पूरा चेंज हो गया है। ट्रेसिस की वेबसाइट से आपको नया सर्टिफिकेट टीडीएस का डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, तो जल्दी मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूंगा। ये था लेटेस्ट वीडियो, आपको कोई गलती नहीं करनी है, जो जो स्टेप्स मैंने बताए उनको ध्यान से फॉलो करना है। अब यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा है, जो भी रेशो है अपने हिसाब से आपको भरना है, हर बायर को भरना पड़ेगा अपने रेशो के हिसाब से। हाँ, एक बायर के अगेंस्ट में जितने भी सेलर्स हैं वो सभी इसी फॉर्म में कवर हो जाएंगे, उनका टीडीएस वो एक साथ यहाँ पर डिडक्ट किया जा सकेगा। तो लेटेस्ट वीडियो, बाकी अदर वीडियो भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर काफी सारे नए फॉर्म्स, टीडीएस, टीसीएस की पेमेंट्स, सब कुछ मैं वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो कुछ शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।